हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के क्रियाशारी इस सब्जेक्ट के कफदोष के टॉपिक देखने वाले। अभी तक हमने हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे उसके अंदर वात दोष और पित्त दोष को कवर किया है। आज हम हमारा तीसरा दोष मतलब कफ दोष को देखने वाले। सबसे पहले आता है कफ दोष की निरुक्ति। मतलब ये शब्द हमको क्या बताता है, तो क्या बताता है, ये केन जलेन फलति इति कफः। जिस द्रव्य की वजह से शरीर घटक की वृद्धि होती है उसे कफ दोष कहते हैं। तो क्या बता रहा है ये, जिस सब्सटेंस के वजह से शरीर के जो घटक है उसकी वृद्धि होती है उसको हम कहेंगे कफ दोष। उसके बाद आता है इसके पर्याय। तो इसके सिमिलर नेम क्या है, अल्टरनेट नेम क्या है, तो श्लेष्मा या बलास, ये दो इसके अल्टरनेट नेम हो गए। फिर पांचभौतिक संगठन देखते हैं, मतलब यहाँ पे कौन कौन से महाभूत का आधिक्य ये देखेंगे। अम्बः पृथ्वीभ्याम श्लेष्मः। कफ दोष में कौन कौन से महाभूत का आधिक्य है, तो अम्ब मतलब जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत, ये दो महाभूत का यहाँ पे आधिक्य है। फिर आएगा हमारा सामान्य स्थान। तो सामान्य स्थान कौन कौन से, उरः कंठ शीरः क्लोम पर्वाण्य अमशयो रसः मेदो घ्राणम च जीवा च कफस्य सुताराम मुरः। क्या बताया, हृदय। फिर हृदय का ऊर्ध्व प्रदेश, कंठ, क्लोम, शिरः प्रदेश, घ्राण, जीवा, मेद धातु, ये कफ के सामान्य स्थान है। और अब इनमें से जो प्रमुख स्थान है, मतलब मेनली कफ कौन से स्थान में मिलता है, तो वो है हृदय के ऊर्ध्व प्रदेश में, मतलब हृदय के हार्ट के ऊपर के प्रदेश में हमको कफ यूजुअली मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कफ के गुण। तो गुण में क्या क्या बताते हैं ये देखते। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदः श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ, ये गुण है। अब इसको एक एक करके देखते। सबसे पहला आया गुरु गुण। तो गुरु गुण क्या करता है, तो शरीर को वजन प्रदान करता है, जो हमारे बॉडी को वेट आता है ये हमारे कफ के गुरु गुण की वजह से आता है। फिर आता है मंद गुण। तो मंद गुण का क्या है, शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है मंद गुण। उसके बाद आता है शीत गुण, उष्णता पर नियंत्रण करता है, मतलब जो हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है उस पर नियंत्रण करने का कार्य कफ का शीत गुण करता है। फिर है स्थिर गुण, हाँ, चल गुण पर नियंत्रण करता है, जो वात दोष का चल गुण है इस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, कफ दोष का स्थिर गुण करता है। फिर आता है श्लक्ष्ण गुण, नष्ट हुए धातु की पुनः निर्मिति करता है, जो भी हमारे शरीर के धातु नष्ट हो जाते हैं उनकी वापस से निर्मिति करने का कार्य कफ दोष का श्लक्ष्ण गुण करता है। फिर है मृत्स्न गुण, शरीर का लेपन करता है। और उसके बाद फिर शरीर को मार्दवता देने का कार्य भी कौन करता है, कफ दोष करता है, मतलब क्या करता है, सॉफ्टनेस जो आती है हमारे शरीर को वो कौन देता है, तो कफ दोष देता है। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृत रस कौन कौन से है कफ दोष के। तो मधुर रस जो है ये कफ दोष का प्राकृत रस है, मतलब नॉर्मल रस जो है कफ दोष का वो मधुर रस है। फिर आता है कफ का सामान्य कार्य, संदिश संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बलस्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्ता उदक कर्माणा अनुग्रहम करोति। तो अब ये क्या बोलता है, क्या क्या कार्य है, संधि को एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य जो रहता है वो कौन करता है, तो कफ दोष करता है। अगर हम मॉडर्न के टर्म्स में देखें तो साइनोवियल फ्लूइड जो है ये कफ का एक प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सभी शरीर अवयव को लवचिकता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है हमारे शरीर अवयव को वो कफ दोष प्रदान करता है। अवयव की झीज भरकर निकालता है, वापस से जो न्यू रीजनरेशन रहता है उसका कार्य कौन करता है, कफ दोष करता है, पूर्ण कर्म कर देता है। फिर शरीर को अधिक बल देता है, शरीर की झीज कम करता है, और जो क्षमा करने का कार्य रहता है वो भी कफ दोष करता है। तो बाकी सब जो थे वो शारीरिक कार्य थे, ये जो ये है ये हमारा मानसिक कार्य है। ठीक है, अब आते हैं हम कफ वृद्धि के लक्षण। अगर हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाए
तो हमको कैसे समझेंगे, तो उसके कुछ लक्षण है वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, जो पाचन शक्ति है वो कम होती है। उसके बाद उल्टी जैसा होना या उल्टी हो जाती है। फिर आलस आता है, मतलब कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। शरीर जड़ हो जाता है, बॉडी बहुत हेवी हेवी लगने लगती है। त्वचा सफ़ेद पड़ने, मतलब हमारी बॉडी पे वाइट वाइट स्पॉट्स आते हैं, हमारी बॉडी वाइट कलर की होने लगती है। उसके बाद आता है विविध अवयव को शैथिल्य आना, मतलब अवयव हमारे एकदम डल हो जाते हैं, कोई भी हालचाल करने को हमको आलस आता है, इच्छा नहीं होना, ये सब होता है। श्वास लेने में अड़चन होना। फिर खांसी आना और अधिक निद्रा आना। जब हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है तब हमें निद्रा बहुत ज़्यादा आती है। ये हो गए कफ वृद्धि के लक्षण। अब देखते हैं कफ क्षय के लक्षण। अगर हमारे बॉडी में कफ का क्षय हो गया, अगर हमारे बॉडी में कफ कम हो गया तो हमको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। पहला है चक्कर आना। फिर दूसरा है शरीर का वजन कम होना, जो हमारे बॉडी का वेट है वो एकदम ही कम हो जाता है। और तीसरा संधि दुर्बल होना, मतलब जो हमारे जॉइंट्स है वो वीक हो जाते हैं। अब देखेंगे कफ दोष की चिकित्सा क्या क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले बोला गया लघु व रुक्ष आहार को ग्रहण करना। फिर कटु तिक्त और लवण रसात्मक आहार का सेवन करना। फिर अल्प मात्रा में आहार ग्रहण करना, ठीक है। फिर लंघन, लंघन मतलब भूखा रहना, ठीक है। फिर व्यायाम, अल्प निद्रा मतलब कम निद्रा लेना, और वमन मतलब उल्टी करना। ये हो गए हमारे कफ दोष की सामान्य चिकित्सा। अब हम देखेंगे प्रकार, कफ दोष के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके स्थान और कार्य। तो कफ दोष के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अवलंबक कफ। इसका स्थान है ऊरव प्रदेश, मतलब हार्ट के ऊपर वाला रीजन। और इसका कार्य क्या है, हृदयावलंबन, मतलब हृदय को बल देने का कार्य कौन करता है, अवलंबक कफ। फिर त्रिकधारण और अन्य कफ स्थान को बल देने का कार्य करता है, अवलंबक कफ। फिर आता है हमारा क्लेदक कफ। इसका स्थान है आमाशय, और ये अन्न को मृदुता देता है, मतलब अन्न को सॉफ्टनेस देता है। फिर आता है बोधक कफ। तो बोधक कफ का स्थान है जीवा और मुख, मतलब ये हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसका कार्य क्या है, अन्न का स्वाद का ज्ञान होना, जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका टेस्ट क्या है, ये हमको इस कफ की वजह से पता चलता है। फिर अन्न का चर्वण करना और बोलने की प्रक्रिया में ये कार्य करता है। अब आता है हमारा श्लेषक कफ। तो इसका स्थान है संधि, जॉइंट्स में ही प्रेजेंट रहता है, और जिसका कार्य संधि को बांधे रखना, तो संधि को एक साथ टिकाए रखना। उसके बाद आता है हमारा तर्पक कफ। तो तर्पक कफ का स्थान क्या है, शीरा प्रदेश, मतलब ये हेड रीजन में प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, इंद्रियों का पोषण करता है। और दूसरा इसका कार्य मस्तिष्क का रक्षण करना। अगर हम इसको मॉडर्न के टर्म्स में देखा जाए तो जो हमारे ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है वो भी कुछ इसी तरह काम करता है, तर्पक कफ की तरफ। तो अगर हम इसका मॉडर्न केस में देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हुआ, ठीक है। तो अभी हमने हमारा जो कफ था इसको पूरा कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने देखा निरुक्ति, फिर उसके पर्याय नाम, पांचय भौतिक संगठन, उसके बाद फिर सामान्य स्थान देखे हमने। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कफ दोष के वृद्धि और क्षय लक्षण, उसके बाद इसकी सामान्य चिकित्सा देखी, फिर प्रकार देखें। ये हो गया हमारा कफ दोष कंप्लीट। ये भी एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जैसे कि वात दोष, पित्त दोष या कफ दोष, इनमें से कोई भी एक दोष पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है, इन तीनों को एकदम अच्छे से समझ के लेना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं या आप जो भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।